नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश शख्सियत में आज हम रूबरू होंगे एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर जी से। अभिलाष खांडेकर जी एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभिलाष खांडेकर जी का जन्म मुंबई में हुआ। एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। इसके बाद अभिलाष जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और हिंदुस्तान टाइम्स, डीएनए, दैनिक भास्कर ग्रुप में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के स्टेट एडिटर समेत कई बड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संस्थान में उच्च पदों पर रहे हैं। अभी वर्तमान में प्रिंट मीडिया लोकमत संस्थान में रोविंग एडिटर के पद पर सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा अभिलाष खांडेकर लोकसभा टीवी के पर्यावरण के ऊपर आधारित खास प्रोग्राम अस्तित्व के एंकर भी रहे हैं। अभिलाष खांडेकर जी ने जर्मनी में G20 समिट, मालदीव्स में सार्क समिट, ब्राजील में वर्ल्ड अर्थ समिट, तो 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट चैंपियनशिप को भी कवरेज किया और इस दौरान ही लीजेंड बैट्समैन सर डॉन ब्रैडमैन का इंटरव्यू भी लिया था। इसके अलावा अभिलाष खांडेकर जी लेखक भी हैं। राजनीति, पक्षियों और अन्य मुद्दों के ऊपर हिंदी, इंग्लिश और मराठी में किताब भी लिखी है। तो वहीं कई अहम संस्थान एमपी स्टेट वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एमपी स्टेट एनवायरनमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे हमारे खास कार्यक्रम स्वदेश शख्सियत में। और हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिलाष खांडेकर जी। अभिलाष खांडेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश शख्सियत में। धन्यवाद। अभिलाष जी, आप एमपीसीए के अध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है उसने पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है और आप इसमें एमपीसीए के अध्यक्ष हैं। तो अपनी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं इस जीत में? देखिए, मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन बनने के बाद के इतिहास को यदि हम पलटे तो देखते हैं कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी निकले थे पिछले दिनों, लेकिन 2019 में जब मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, निर्विवाद रूप से चुना गया, उसके बाद हमने ये सोचा कि ऐसा कुछ कर दिखाया जाए जो अभी तक संभव नहीं हो पाया था और इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स अर्थात जो हमारे क्रिकेट के प्रशासक हैं, हमारे सिलेक्टर्स हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे प्रशिक्षक हैं, इन सब लोगों को एकजुट करके एक विजन की तरफ मोड़ा जाए। तो हमने कहा ये कि हमको किसी भी सूरत में जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है क्रिकेट की अर्थात रणजी ट्रॉफी, इसको जीतने के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे हम फाइनल में आकर जीतने की कोशिश करें। क्योंकि इसके पहले हम एक बार 1999 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की टीम फाइनल में रणजी ट्रॉफी की आई थी और आप ये देखिए कोइंसिडेंस जिसको कहते हैं, या ऐसा देखिए कि उस समय के जो कप्तान थे चंदू पंडित या चंद्रकांत पंडित, 1999 में मध्य प्रदेश के कप्तान मुंबई से आके यहाँ खेल रहे थे। इस बार वो हमारे प्रशिक्षक थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके पिछले 2 साल से क्रिकेट की टीम के ऊपर काफ़ी मेहनत करी। उनको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखा, उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखा और हर तरीके से टीम को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया। और मैं आज चंदू पंडित को और हमारे मध्य प्रदेश के क्रिकेट के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव को और उसके साथ सारे खिलाड़ियों को बधाई देता हूं कि इतने साल बाद मध्य प्रदेश में पहली बार ये सम्मान मध्य प्रदेश को मिला है। और उसमें जो प्रशासन की भूमिका, मतलब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ में संजीव राव मेरे सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं, बाकी सिलेक्शन कमेटी है, बहुत सारे लोग हैं रहते हैं। तो इस जीत में यद्यपि भूमिका सारी खिलाड़ियों की और उनके प्रशिक्षक की थी, लेकिन उनको जैसे चंदू पंडित को हमने विदर्भ जब उन्होंने जिताया 2017-18 के सीज़न में, उसके बाद हमने 2019 में उनसे बात करी, 20 में उनको यहाँ लेकर आए, उनको सारा फ्रीडम दिया और उनको कहा कि आप एक पेशेवर प्रशिक्षक हैं, पेशेवर कोच हैं, यू आर ए प्रोफेशनल कोच, सो यू हैव टू मोल्ड आवर टीम इनटू ए नेशनल चैंपियन। और उन्होंने करके दिखा दिया। तो एसोसिएशन का काम ये था कि उनको हर तरीके की सुविधाएं दे और उनके ऊपर उनके काम में किसी भी तरीके की दखलंदाजी न दे। और ये खुद चंदू पंडित ने भी कहा कि उन्होंने अलग अलग एसोसिएशंस के साथ में देश में काम किया और उनको सबसे बढ़िया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट, लगा, जहाँ पर अध्यक्ष या सचिव ने उनके कामों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया। तो यही मुझे लगता है कि हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, जब आप इस संस्था में जुड़े ऐसे अध्यक्ष है तो उस वक्त किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी? क्योंकि जब आप जुड़े होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें लगी हो कि ये कमी है, इसको मुझे दूर करना चाहिए। तो किस तरह की चुनौतियां थी और कैसे आप उसको पार पाए?
देखिए, कमियाँ और चुनौतियाँ तो लगभग हर संस्थान में, हर जीवन के हर जिसको कहते हैं भाग में हमको मिलती है। लेकिन जब हम 2019 में जो हमारा चुनाव हुआ, उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की जो अनुशंसाएँ थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उनको लागू करने के आदेश दिया और उसी के तहत बीसीसीआई के भी इलेक्शंस हुए और उसी के तहत मध्य प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के भी चुनाव हुए। तो उसमें मूल बात ये थी कि जो पुराने प्रशासक थे, उनके जिन लोगों के 6 साल हो गए थे, उनको हटना पड़ा था। जो लोग सरकार में थे, किसी भी पदों पर थे, उनको हटना पड़ा। जो लोग 70 साल की उम्र के वर्ष की उम्र के लोग थे, उनको बाहर जाना पड़ा। ऐसे में मेरे लिए और मेरी टीम के लिए ये निश्चित एक चुनौती थी कि हम पहली बार हम ऑफिस बेरर या हम पदाधिकारी बने थे। क्रिकेट एसोसिएशन को बाहर के लोग कहते हैं कि बहुत पैसे वाला एसोसिएशन है। इतना ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी पैसा आता है हम खिलाड़ियों के भले के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए खर्च करते हैं। लेकिन पहली चुनौती यही थी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर भी या बाकी जगह पर भी जहाँ पर लीगल केसेस थे, उनको ख़त्म करना। मतलब कानूनी दांवपेच बहुत सारे चल रहे थे पूरे देश में, और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्रिकेट प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह पूरे देश में लगाया गया था कि क्या ये क्रिकेट प्रशासक लोग जो हैं, ये अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं और खिलाड़ियों को पीछे करते हैं, और इस तरीके की बातें, जिसके ऊपर अब कुछ किताबें भी आ गई है बाजार में, जिसमें लोगों ने ये लिखा है कि बीसीसीआई का वर्किंग या स्टेट एसोसिएशन का वर्किंग जो था, ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, मतलब इसको पारदर्शी नहीं था। तो मुख्य रूप से हमारे ऊपर, जैसा आपने पूछा, जो जिम्मेदारी थी या जो चुनौती थी, वो यही थी कि पारदर्शिता लाई जाए और खिलाड़ियों को महत्व दिया जाए, न कि प्रशासकों को। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन आप उसको पार पाए, और यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट की जो टीम है, पहली बार रणजी ट्रॉफी उसने अपने नाम की है। अच्छा, आप टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी है, तो आप इस जीत के लिए आप प्रमुख तौर पर किनको आप एज ए हीरो की तरह देखते हैं, और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं संभवतः जिनको हम आने वाले दिनों में नेशनल क्रिकेट टीम में उनको हम खेलता हुआ देखेंगे? देखिए, जब बेंगलुरु में जब 5 दिवसीय रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच का फाइनल चल रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि 3 दिनों में मैच खत्म हो जाएगा, जिस तरीके का विकेट था। लेकिन पाँचों दिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही उम्दा क्रिकेट वहाँ पर हुआ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक कोई किसी खिलाड़ी के कारण जीत हासिल हुई मध्य प्रदेश को। सारे के सारे खिलाड़ी उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और क्रिकेट एज यू नो इट्स ए टीम गेम। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि विकेट कीपर की भूमिका बहुत अच्छी थी या स्पिनर की भूमिका खराब थी या सीम बॉलर की। लेकिन ये बात सही थी कि जो क्रिकेट के जो हमारे कोच थे, हमारी क्रिकेट टीम के जो कोच थे चंदू पंडित ने, उन्होंने समय समय पर जो स्ट्रैटेजीज बनाई, उसमें हमने ये देखा कि बम्बई की टीम में बैटिंग के ऑर्डर में उनका बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर था। तो उसके चलते कुछ रणनीतियों में बदल करना पड़ा, और उसके चलते उन्होंने कम बॉलर्स खिला के ज़्यादा बैट्समैन खिलाए मध्य प्रदेश की तरफ से, और उसके कारण भी ये जीत संभव हुई। लेकिन निश्चित रूप से रजत पाटीदार को आप कहिए, या इवन आप जो हमारा कप्तान था आदित्य श्रीवास्तव, उसने जिस तरीके से टीम को बांध के रखा, भोपाल के हैं वो, रजत पाटीदार इंदौर के हैं, या आप दुबई की बात करें या आप किसी भी खिलाड़ी की बात करें, एक बात निश्चित है, बाहर के लोग ये कह रहे थे हमको, वहाँ जो कुछ पत्रकार मिले, देश के काफ़ी नामी गिरामी पत्रकार भी वहाँ पर आए थे, वो भी कह रहे थे कि आपकी टीम इज़ ए स्टारलेस टीम। हमने कहा स्टारलेस नहीं है, हमारी टीम में सारे सारे स्टार्स हैं, इसीलिए हम जीत के आए हैं। तो हम किसी एक प्लेयर के बारे में इंगित नहीं कर सकते कि उसके कारण जीते। बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट मैच में भी मैन ऑफ द सीरीज होता है, मैन ऑफ द मैच होता है। तो मैं आपसे अगर 2-3 कुछ नाम अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में नेशनल क्रिकेट टीम में दिखाई देंगे बहुत जल्द? देखिए, शुभम है, रजत पाटीदार है, आदित्य स्वयं है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, जैसे जिसको क्रिकेट में कहते हैं कि बॉलिंग में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। स्पिन बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है, उसके बाद में ऑलराउंडर या अच्छे फील्डर्स होने की ज़रूरत है, अच्छे बैट्समैन होने की ज़रूरत। तो हमारे यहाँ 4-5 खिलाड़ी तो ऐसे हैं, वो निश्चित रूप से अगले सीज़न में यदि ठीक ठाक खेलें तो वो नेशनल टीम के लिए, वो वैसे भी मध्य प्रदेश से 2-3 लड़के अभी नेशनल टीम में खेलने के लिए बाहर गए हैं आयरलैंड। तो उसमें आवेश खान भी है, अय्यर भी है, तो और भी लड़के। अब ये रणजी ट्रॉफी की जीतने से एक फ़र्क ये पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो क्रिकेट की प्रतिभाएं वो भी ऊपर उठ के आएंगी, और जो बाकी के राज्यों में ऐसा जो एक भावना थी कि सिर्फ बम्बई ही जीतता है या फिर कभी कर्नाटक जीतता है या कभी, तो मध्य प्रदेश भी एक फोर्स टू रेकन विथ है, एक बहुत बड़ी ताकत है राष्ट्रीय क्रिकेट में। ये बात अब सामने आ गई सबकी। जी,
अच्छा, अभी आप अध्यक्ष रहते हुए आगे आगामी क्या प्लानिंग है आपके एमपीसीए को लेकर, और किस तरह का इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, और क्या कुछ नया आप करने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो ये था कि हमने एक एक लक्ष्य निश्चित किया था और उसी को हम पाने में सफल हो गए 2 साल में। तो ये सभी लोगों के लिए मैं उनको धन्यवाद दूँगा, जो जी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा परिवार है। उसमें सदस्य और मैं भी लोग हैं, स्पेशली तौर उसमें पर काफ़ी आपको आपको भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप अध्यक्ष रहे हैं आप। ठीक है, धन्यवाद जी। आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद की चुनौतियाँ यही है कि हमको वापस एक बार रणजी ट्रॉफी जीतना है। यदि बम्बई ने 41 बार जीती तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं जीत सकता है? बिल्कुल। दूसरी बात ये है, ईरानी ट्रॉफी है, या लड़कियों की टीम जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अंडर 23 की टीम ने जी। भी हमारी इस बार फाइनल में की। तो अलग-अलग एज कैटेगरी, मतलब आयु की जो सीमाएँ हैं उसमें भी खिलाड़ी अच्छे रहे हैं। और दूसरी बात हाँ। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जूनियर प्लेयर्स की बेंच स्ट्रेंथ हमको क्रिएट करना है। हमको स्कूल लेवल पर क्रिकेट अच्छा करना है, जिससे लगातार जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश के पास अच्छे से अच्छे प्लेयर्स मिलते रहें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे क्योंकि आप एमपीसीए के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, 35 सालों से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। कई बड़े प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उच्च पदों में आप रहे हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना कैसे हुआ आपको? क्या कोई ऐसी घटना थी या कोई ऐसी कोई खास वजह थी जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे पत्रकार बनना चाहिए, या फिर आपको लगा कि एक अच्छा करियर ऑप्शन है, मुझे इसमें जाना चाहिए? नहीं, जिस ज़माने में हम पत्रकारिता में आए उस तरीके से उस ज़माने में करियर ऑप्शंस या इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोगों को तो समझ में नहीं आती। मैं जी। सरकारी स्कूल में हिंदी में पढ़ा और बाद में अंग्रेजी में पत्रकारिता में आया, फ्री प्रेस जर्नल के ज़रिए। लेकिन उसके पहले ये हुआ था कि मेरी माताजी ने मेरे को आईसीडब्ल्यूए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी करने के लिए पूना भेजा था। तो मेरे सगे बड़े मामा पूना में जर्नलिस्ट थे बहुत बड़े। वो स्पोर्ट्स मतलब उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेली थी, और वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के अलावा मतलब खेल पत्रकार के अलावा वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म भी करते थे। लंदन गए हुए थे जी। और म्यूनिक ओलंपिक 1972 में कवर किया। उनका नाम सदाशिव परसुले था। तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से मेरे पर पड़ा, और 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली, वो कवर करने का मुझे मौका मिला एक मराठी पत्रिका के लिए। और वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि खेल पत्रकारिता ही, क्योंकि मैं खिलाड़ी भी था, मैं राष्ट्रीय जी। खो खो खिलाड़ी था, मैं एथलीट था, बास्केटबॉल खेलता था, टेबल टेनिस में मेरी रुचि थी। तो मुझे लगा कि खेल पत्रकार होने का एक आकर्षण मेरे मामा जी से भी मेरे को मिला। जी। और उसी दौरान इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल 1982-83 में शुरू हुआ। उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की वैकेंसी निकाली, उसमें मैंने उसमें जिसको कहते हैं अप्लाई किया, और मेरा जी। सिलेक्शन हुआ, और मैं वहाँ से फिर देन आई नेवर लुक्ड बैक। बिल्कुल। तो अगर खास हम आपके जो मुकाम बहुत सारे आपने हासिल किए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन एक जो 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप था, आपने उसको कवरेज किया है। जी। और इसी दौरान जो लीजेंड क्रिकेटर है सर डॉन ब्रैडमैन, उनका आपने इंटरव्यू लिया है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ खास बातें जो आपने उनके साथ इंटरव्यू में कही और आपके लिए यादगार बन तो गई हों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके घर पर हमको एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार लेके गए दूर से। जी। उन्होंने घर दिखाया, उनका कि डॉन ब्रैडमैन साहब का घर है, अब आप जाइए। और हम तो नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि हमसे वो मिलते नहीं है अब बाकी जी। लोगों से। अब हम तो गए अंदर, हमने वहाँ बेल डरते डरते बजाई। मेरे साथ में जनसत्ता के संपादक, तत्कालीन जी। संपादक अब तो नहीं रहे, श्री प्रभाष जोशी भी थे, और वो क्रिकेट के बहुत ही फ़ैन थे। और वो भी उन्होंने बेल बजाई, हम लोगों ने बेल बजाई, और हमको लगा अंदर से नौकर निकलेगा और वो कहेगा बताइए कहाँ से आए, क्या है, आपकी जी। अपॉइंटमेंट है क्या वगैरह। पर हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो साक्षात डॉन ब्रैडमैन ही हमारे सामने करते, वामन मूर्ति थी और सामने खड़े थे। तो हमसे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। फिर एकदम जी। मेरे मुंह से निकला, सर वी आर ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट, वी हैव कम फ्रॉम सीके नायडू सिटी ऑफ इंदौर। हाँ। तो फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, 2 मिनट बात करी, फिर उन्होंने कहा कि बताइए क्या है। उन्होंने कहा हमने आप एडिलेड में जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जी। मैच था उसमें आप आने वाले थे। तो बोले मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, उससे बातें, फिर थोड़ी थोड़ी बातें हुई क्रिकेट के बारे में। प्रभाष जोशी जी ने उनके हाथ पकड़े कि यही सॉफ्ट हाथ है जिससे आपने इतनी सेंचुरीज मारी वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन डॉन ब्रैडमैन बहुत बड़ी शख्सियत जी, थे, और बिल्कुल। उन्होंने तो खैर हमको जिसको कहते हैं घर में आके अंदर बैठिए सोफे पे चाय लाता हूँ इस तरीके से कोई बात नहीं करी। हमारे यहाँ का हाँ। जैसा व्यवस्था वहाँ नहीं रहती बिल्कुल। है। लेकिन फिर भी उन्होंने अतिथि काफ़ी भवो मुझे समय लिया। लगता है कि अतिथि भवो, हाँ। ये भारत में ही होता और होगा। दूसरी ये बात भी है कि उनका टेलीफोन के डायरेक्टरी में उनका नंबर भी नहीं था, हाँ। और उनसे हमने कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं ली। हम वी वर गेट क्रैशर्स, उनकी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। जी। ये सारे तमाम कारण हो सकते हैं जिन्होंने, और उनको क्या है, चूंकि एडिलेड में या ऑस्ट्रेलिया में आने वाला हर खेल पत्रकार लगभग उनसे इंटरव्यू की तलाश बिल्कुल। करता रहता था। हाँ। तो निश्चित रूप से उस एज में, उसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन भी हो गया। उसके जी। बाद में मैंने एक श्रद्धांजलि का पीस भी लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में। तो कहने का मतलब ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जब इमरान खान कप्तान थे पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 1992 में, बेंसन एंड एजेस वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया जाने का एक पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था, तो उसका आकर्षण था ही। लेकिन डॉन ब्रैडमैन को मिलने की एक बहुत बड़ी इच्छा थी, वो पूरी हुई। जी, बिल्कुल। तो वाकई जो एक इच्छा थी पूरी हुई, और अप्रत्याशित इच्छा पूरी हुई कि मुझे लगता है, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा। हमने नहीं सोचा था कि आप उनके उनसे दरवाजा अपॉइंटमेंट मिलेगी, खटखटाएंगे और क्योंकि उनसे इंटरव्यू करने का आपको मौका मिलेगा। अच्छा, जो इंडिया टीवी का एक बहुत ही फेमस शो है आपकी अदालत, उसमें आप जज भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा ही
कम मौका मिलता है पत्रकारों को कि जज बनकर दो बार जज बना मैं जी, उसमें। बिल्कुल। एक बार ठाकरे के शो में, मतलब हाँ। राज ठाकरे के शो में, और राज ठाकरे की एक उसमें कंडीशन थी कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे क्योंकि अच्छा। इंडिया टीवी का जो शो है आपकी अदालत, वो हाँ। दिल्ली से ही ऑर्गेनाइज होता है, वहीं शूट हाँ। होता है। तो हम बम्बई गए वहाँ पर, और फिर बम्बई में मैंने उनके मामले में जजमेंट दिया, जिसको हाँ। कहते हैं एक अच्छा, मैं आदेश मैं दिया। मैं इस पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अक्सर वो बात बात पे नाराज हो जाते हैं राज ठाकरे, तो जब आप जजमेंट दे रहे थे आपको लगा शायद कुछ आप ऐसा कुछ बोल दिए वो नाराज हो जाए, वो क्योंकि अक्सर बात बात में नाराज हो जाते हैं, हमने नाराज देखा तो है। होते ही रहते हैं वो हमेशा। फिर मेरे को आपने देखा होगा कि उसमें मैंने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि कभी कभी राज ठाकरे को हंसना भी चाहिए, मतलब जी। थोड़ा सा होता है, यू शुड बी, सो यू कैन बी ऑल द टाइम ऑन जी। वेरी एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ पर्सन। हाँ। और दूसरा मेरा असदुद्दीन ओवैसी के इसमें भी आपकी अदालत का जो जी। जजमेंट था वो काफ़ी, जिसको कहते हैं, काफ़ी चर्चित रहा। हाँ, बिल्कुल। तो वाकई ये जो बड़े ही इंटरेस्टिंग वाकया आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र में है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पिछले 35 सालों से ज़्यादा से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई बड़े उच्च पद में आप रहे हैं, तो 35 सालों से आप किस तरह से देखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, खासकर हिंदुस्तान में किस तरह का बदलाव देखने को मिला है आपको? देखिए, मैं मुड़कर जब देखता हूँ, तो जब मैं अंग्रेजी खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा, तो मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी भर खेल पत्रकार ही रहूँगा, लेकिन जी। वैसा नहीं रहा। और बहुत ज़्यादा विजन हम लोगों को उस ज़माने में नहीं था, और आजकल जैसे बच्चे जो बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, मैं तो नहीं कर पाया था, बाकी लोग करते होंगे। जी। उसके बाद ऐसा मौका लगा कि मैंने फ्री प्रेस जर्नल छोड़ के मैंने एक अंग्रेजी का शाम का अखबार इंदौर में शुरू किया। फिर वो छोड़ के हिंदुस्तान टाइम्स का ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश में बना। अविभाजित मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के साथ में था उस समय। और वहाँ से लेके आगे चलते फिर हिंदी में संपादक बना, मराठी में जी। संपादक बना, फिर राष्ट्रीय मतलब जिसको कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल एडिटर, राष्ट्रीय राजनीति संपादक बना, किताबें लिखी, जी। पर्यावरण में काम किया। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, करीब 40 साल हो गए पत्रकारिता में मुझे, तो निश्चित रूप से एक संतोष का भाव है कि समाज के लिए या पर्यावरण के लिए या जिसको कहते हैं पत्रकारिता के लिए एक छोटा निश्चित रूप से कुछ योगदान कर पाया मैं। जी, बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि आप एज ए लेखक के तौर पर आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जिसमें से कुछ प्रमुख किताबों के नाम मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। द सिंधिया लेगेसी फ्रॉम राणोजीतु ज्योतिरादित्य और शिवराज सिंह एंड राइज ऑफ मध्य प्रदेश। तो किताब लिखने का ख्याल कैसा है आपका, और खासकर इतने बड़े लोगों के ऊपर, क्योंकि डर में कहीं ना कहीं ये जहन में रहता है कुछ मैं ऐसा ना लिख दूँ कहीं वो कंट्रोवर्सी ना हो जाए, या फिर मेरे पास कहीं फ़ोन ना आ जाए कि ये आपने क्या लिख दिया। मुझे लगता है जहन में ऐसा कुछ तो होगा ये किताब लिखते वक्त। नहीं, देखिए, मतलब अचानक हुआ ये सब कुछ काम। एक नहीं, मेरी करीब 7-8 किताबें हैं जी। हिंदी, इंग्लिश और मराठी में। लेकिन पॉलिटिकल इसमें जब 2013 में शिवराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, तो हाँ। दिल्ली के एक प्रकाशक ने मेरे से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े नेता बन रहे हैं शिवराज सिंह जी। मैंने कहा चुनाव चल रहा है अभी, तो मालूम नहीं क्या है। तो बोले चुनाव के आसपास आप किताब लिखेंगे हमारे लिए? मैंने कहा मैं निश्चित रूप से लिखूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को मैं जानता हूँ जितना, जी। उतना शायद दिल्ली वाले या बाहर के शायद न जानते हों, लेकिन मेरे पास मौका आया। पर मैंने कहा कुछ दिन रुकिए, यदि वो जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। पर ये 2013 की बात है। तो मेरी जी। शिवराज जी को लेकर मध्य प्रदेश, मतलब राइज ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो किताब आई, मतलब वो मध्य प्रदेश पर केंद्रित है, और शिवराज चूंकि इतने साल से मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो उनके बारे में बातचीत है उसमें। तो वो 2014 में आई, मतलब करीब 7 साल हो गए। उसके बाद में सिंधिया लीगेसी वाली किताब भी जिस पब्लिशर ने या जिस प्रकाशक ने मेरे को कहा, वो कोरोना के समय में कहा, उस छुट्टी का उपयोग में कर पाया थोड़ा सा, लेकिन जी। लाइब्रेरी सारी बंद थी। पर जितनी मेरे पास किताबें थी संदर्भ के लिए, तो उस पर भी 1.5-2 साल लग गए लिखने के लिए किताब। लेकिन वो भी किताब काफ़ी चर्चित रही। और जो मैं भोपाल का जिसको कहते हैं भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, तो पिछले साल मार्च में जो हुआ, इस साल जो मार्च में हुआ, उसमें भी उस पुस्तक के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। जी। तो निश्चित रूप से 300 साल का कालखंड सिंधिया घराने का जो है, उसको छोटी सी किताब में कवर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक अच्छी किताब उसके कारण निकल कर आई है, और काफ़ी उसके अच्छे रिव्यूज़ भी पढ़ने को मिले हैं। बिल्कुल, आप किताब प्रेमी, इसलिए मुझे पता चला कि 1000 से ज़्यादा किताबें आपकी लाइब्रेरी में। खूब किताबें हैं जी, मेरे पास, खूब 1000 किताबें से हैं। ज़्यादा किताबें हैं। तो अभी आने वाले और किस तरह की किताबें देखने को मिलेंगी जो आप लिख रहे हैं, या किसी ऐसी कोई खास किताबों के ऊपर आप? किताबों पे 2-3 किताबों पे तो काम चल रहा है मेरा, जी। लेकिन काफ़ी स्लो चल रहा है, क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा काम अलग-अलग विषयों पर कर रहा हूँ। क्रिकेट जी। में भी हूँ, पर्यावरण में भी हूँ, बहुत हाँ। सारी रुचियाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी का मेंबर हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्कुल। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर हूँ, करीब 16-17 कमिटीज़ पर हूँ, प्राइवेट और जी। सरकारी मिलके। तो सब पे काम करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ती है, उसके लिए अलग-अलग काम वो करना पड़ता है। लेकिन मूल रूप से मुझे लगता है कि पत्रकारिता का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि समाज के जो अलग-अलग क्षेत्रों में जो चुनौतियां हैं, वो देख पाया मैं करीब से। और मुझे लगा कि पर्यावरण आज की तारीख में देश में या पूरे विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा है। और बिल्कुल। पर्यावरण को हम किसी भी तरीके से, जिसको कहते हैं, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, हमको
और रोज़ाना की हमारे यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी कुछ फ़ोटो दिखा रहे हैं। मैं जब अलग अलग समय पर वाइल्ड लाइफ या जंगलों में जाता हूँ तो वहाँ की चिंता अलग है, लेकिन शहरों में जो बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता है जी। उसको बचाने के लिए किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए अगले कुछ दिनों में उसके लिए कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इंदौर में, कि जो पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास पानी नहीं रहा पीने के लिए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। यदि आपके जंगल कट जाएंगे, यदि आपके वाइल्ड लाइफ है, मतलब टाइगर या तितलियाँ या जिसको कहते हैं बीज, मतलब बीज एंड बर्ड, हम कहते हैं कि प्लीज़ सेव बीज बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। तो यदि ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे, ये सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। पर आदमी नामक जो जंतु है वो इतना सेल्फिश है, इतना स्वार्थी है कि वो बाकी सबको खत्म करने में लगा हुआ है। इसको लेकर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर अभी हम मध्य प्रदेश की बात करें, खास तौर से मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से किस तरह से जो काम किए जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसके आप मेंबर भी हैं जो सीधे तौर पर पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ को सेविंग के लिए काम करते हैं। तो अभी हम मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें पर्यावरण को लेकर, क्या पहले से बेहतर हुई है या फिर पहले से खराब हुई है? देखिए, 2 चीज़ें निश्चित है कि यदि हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है आज भी, और अच्छा काम चल रहा है। जो हमारा जंगल महकमा है वो काफ़ी, मतलब वाइल्ड लाइफ का, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी जंगलों के कटने की बातें और बाघों के मरने की खबरें बार बार आती रहती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता जो हो रही है वो अर्बन बायोडायवर्सिटी की हो रही है, अर्थात जो शहरी जैव विविधता है उसको देखने के लिए नगर निगमों के पास न तो बजट है, न समझ है, न उनके पास में इस तरीके से कोई प्रायोरिटी है कि वो भोपाल का जंगल या इंदौर में यदि कोई बगीचे हों या तालाब हों। तो मैं तालाब बचाने के लिए पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। इंदौर का सिरपुर तालाब हमारे नेचर वॉलंटियर्स ने कई वर्षों तक मेहनत करके, हमारे अध्यक्ष भालू मोंडे साहब जिनको पद्मश्री मिली 2016 में, उन्होंने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर। लेकिन अर्बन वेटलैंड्स जो है, मतलब शहरी तालाब बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि शहरी जैव विविधता को किस तरीके से बचाएं और पानी का संरक्षण कैसे करें। बिल्कुल। अभिलाष जी, आप एमपीसीए के अध्यक्ष हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप 5-6 से ज़्यादा आप संस्था के आप मेंबर भी हैं। इतना सारा आप समय कैसे निकालते हैं इन कामों को मैनेज करने के लिए? और जब खाली समय मिलता है आपको, आप उस वक्त क्या करते हैं अपने लिए, जिसको अक्सर मी टाइम कहते हैं? हालांकि मुझे लगता है कि एक बात तो मैं जानता हूँ कि आप किताब पढ़ते होंगे, क्योंकि 1000 से ज़्यादा आपके पास लाइब्रेरी में किताब है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं? मतलब एक तो 1000 किताबें हैं जो हैं, उसका भी एक मैं छोटा सा वो बता दूं कि मेरे दादाजी से भी मेरे को कई सारी ऐसी पुरानी 100 साल पुरानी किताबें मेरे पास में संग्रह में हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर है। लेकिन मेरी किताबें खरीदने की आदत है तो मैं लगातार किताबें खरीदता रहता हूँ। कल परसों में एक नई किताब खरीदी है। तो मुझे क्लासिकल म्यूजिक पे भी इंटरेस्ट है, मुझे पर्यावरण में इंटरेस्ट है, मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो पहले स्पोर्ट्स की किताबें बहुत होती थी, अब धीरे धीरे कम कर दिया। फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट है। तो इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत कम मिलता है। समय कम है, लेकिन जाते जाते मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा एक गाना वो आपको पसंद है कि जब भी आप उदास होते हैं या आप अकेले में रहते हैं आप उसको सुनना पसंद करते हैं? उदास तो क्या होते हैं, लेकिन उदास होने का भी समय नहीं है। लेकिन देखिए, गाने तो बहुत आते हैं। मैं भीमसेन या फिर आप थक जाते होंगे जब मैं भीमसेन जी का वो हूँ जिसको कहते हैं श्रोता हूँ। पंडित भीमसेन जोशी जी के बहुत गाने, मेरे को भजन भी उनके बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं क्लासिकल, जो लाइट क्लासिकल है उसके भी गाने मेरे को बहुत तो किशोर कुमार के गाने या मोहम्मद रफ़ी के गाने, तो इन पर मेरे को काफ़ी। और मैं कई बार रात को सोते समय ईयरफोन लगा के मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ, ध्रुपद सुनता हूँ। तो ये करते करते कब दिन मिल जाता है पता ही मुझे लगता है रात में ये आपका एनर्जी डोज है जो आपको पूरे सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आपको आपकी एनर्जी बरकरार रखता है, क्योंकि इतना सारा आप काम कर रहे हैं। अभिलाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो स्वदेश शख्सियत में आज हम रूबरू हुए अभिलाष खांडेकर जी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।